नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी गंगा में वक्त इस वक्त उत्तर मांगे प्रदेश का है, लेकिन शुरुआत करेंगे हम एक बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर मिल रही है, गोरखपुर से बाहुबली राजन तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार नेपाल बॉर्डर के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया है राजन तिवारी को। कैंट पुलिस और एसओजी की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड था राजन तिवारी और गिरफ्तार रक्सौल से, बिहार नेपाल सीमा के रक्सौल से गिरफ्तारी की गई है राजन तिवारी की। गैंगस्टर के मामले में वांटेड, बिहार नेपाल सीमा पर मौजूद रक्सौल से गिरफ्तारी हुई है। कैंट पुलिस और एसओजी की टीम ने राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। वांटेड चल रहे राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है रक्सौल से, बिहार नेपाल सीमा पर। यह बड़ी खबर, यह बड़ा अपडेट इस वक्त का। चलिए अब उत्तर मांगे प्रदेश की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक और सीनियर लीडर आजम खां की बात करते हैं, जिनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही और एक बार फिर वो नए मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार उनके खिलाफ गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। आजम खां और 6 अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल साल 2019 में दर्ज कराए गए एक केस में गवाह की ओर से आजम खां पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल आजम खां अभी जमानत पर हैं और ऐसे में बेल पर रहते हुए गवाहों को धमकाने का आरोप बहुत गंभीर है। और अब सवाल यह है कि क्या ये आजम पर मुकदमों की सेकेंड इनिंग है, ये दूसरी पारी है, ये दूसरा दौर है? क्योंकि 2019 में जब आजम खां जेल गए थे तब भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज हुए। सपा नेता आजम खान पर नई आफत। आजम की फिर मुकदमों से टक्कर। गवाह को धमकाना पड़ा भारी, फिर कोर्ट के खाएंगे चक्कर। ये गवाह ने आके बताया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि मुझे धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गवाही मत दो, तंग किया जा रहा है। पिता पर इल्जाम तो बेटे का ऐलान जंग। अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो जाहिर सी बात है मजबूरी होगी लोगों का सड़क पर आना। क्या करेंगे? क्या आजम खान पर लगे मुकदमे फेक हैं या इसमें कोई खेल है? जब ये दिखने लगा कि झूठ सामने आ रहा है तो फिर और मुकदमे उनके ऊपर लादे जा रहे हैं, वो भी फेक हैं। क्या आजम खान की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें? जैसा करने वैसा भरने होगा। क्या आजम फिर जाएंगे जेल या मिलेगी बेल? उत्तर मांगे प्रदेश। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने मुरादाबाद में डीआईजी रेंज शलभ माथुर से मुलाकात की और इसकी अगुवाई आजम खां के पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम ने की। उनके साथ सांसद एसटी हसन और कई विधायक भी मौजूद थे। डीआईजी से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला आजम और एसटी हसन ने जो कुछ कहा आपको वो दिखाते हैं। 3 एफआईआर या 2 एफआईआर आजम खां साहब के खिलाफ हुई हैं भैंस चोरी और बकरी चोरी के गवाहों को धमकाने की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आजम साहब जब से जेल से आए हैं गंगाराम में एडमिट रहे, अभी करीबन 10-15 दिन मेदांता से आए हैं और अभी भी इलाज चल रहा है घर पर। क्या ऐसा आदमी गवाहों को धमका सकता है? और किस में? भैंस चोरी और बकरी चोरी में? कुछ तो ऐसा कहिए कि लोगों का कोई भरोसा कानून में रहे। इतना सीरियसली जो बीमार हो वो कैसे किसी को धमकाएगा? और हम यहाँ पे तो ये मांग भी की गई कि अगर ऐसी कोई शुबा है तो आप उन गवाहों को सिक्योरिटी दीजिए। हमें उम्मीद है बड़े अधिकारियों से कि पूरा इंसाफ करेंगे। क्या हो रहा है? क्या ये मुकदमों के लिखे जाने के दूसरे दौर की शुरुआत है? क्या सच है? क्या हो सकता है? आइए इस पर बात शुरू करते हैं। हेमंत तिवारी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश में। उत्तर जनता को चाहिए और उत्तर ये चाहिए
वाजपेयी साहब, मैं आपसे ही बात की शुरुआत कर रहा हूँ। उत्तर ये चाहिए जनता को कि सच क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो आज डीआईजी रेंज मुरादाबाद को ये कहने गए थे कि कोई तुक ही नहीं है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आजम खां पर। वो गंभीर रूप से बीमार थे पिछले दिनों, और जिस प्रकार के मामले में गवाह को चुप कराने का या उसको धमकाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो कोई मामला ही नहीं है। तो भरोसा इंसाफ पर से उठ जाएगा, भरोसा व्यवस्था पर से उठ जाएगा, और ये बहुत खतरनाक होगा। वाजपेयी साहब, देखिए, जो मैं अभी सुन रहा था अब्दुल्ला आजम को, उन्होंने कहा कि बकरी चोरी और भैंस चोरी कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है आईपीसी की धारा में हवाई जहाज चुराने पे जो धारा लगेगी वही बकरी चोरी और भैंस चोरी पे लगेगी। और गवाह किसी भी मुकदमे में हो, यदि उसे किसी भी तरह से धमकाया जाएगा, छोटी चोरी का चोर हो, बड़ी चोरी का चोर हो, महाचोरी का चोर हो, गवाह को धमकाना एक अपराध है। और मुझे लगता है अपराध के उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। एक मर्डर की भी सजा है, 2 मर्डर की भी है, और जो बहुत मर्डर कर दे तो आप कहो कि साहब 6 मर्डर वाले को आप फांसी दे दो, 1 मर्डर वाले को छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। कानून की निगाह में सब बराबर है। अपराध की परिभाषा को वो अलग अलग नहीं कर सकते। और जहां तक बात है कि अब्दुल्ला आजम के नेतृत्व में आज सपा के मुस्लिम वर्ग के सांसदों विधायकों का मिलने गया था, तो ये अखिलेश यादव के रिएक्शन में है, जिसमें उन्होंने कहा मैं रमाकांत यादव को मिलने जेल जाऊंगा, और आजम खां को मिलने वो जेल नहीं गए। तो ये उनके बीच में एक दोफाड़ की लाइन है जो अब्दुल्ला आजम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद और विधायक जो मुस्लिम है सपा के, उनको ले जाकर डीआईजी से मिल रहे हैं। ये एक अलग खेल है, लेकिन इसका कोई इन सब मुकदमों से लेना देना नहीं है। ये सपा के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन है अखिलेश यादव और आजम खां के बीच का। अच्छा, आपने 2 बातें कह दी। एक तो ये कि गवाह को धमकाना, चाहे बकरी चोरी के मामले में गवाह हो या हवाई जहाज चोरी के मामले में गवाह हो, कानून की नज़र में एक जैसा है। मैं इस पर हेमंत तिवारी जी की टिप्पणी लूंगा। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन गया था मिलने के लिए सपा के विधायकों और सांसदों का, उसमें खैर एक गैर मुस्लिम विधायक भी थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव को दिखाने का प्रयास है और इसके पीछे कोई पार्टी के भीतर का खेल है। खैर, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चतुर्वेदी जी, ये जो तर्क दिया जा रहा है इसमें क्या बुराई है कि मामला छोटा हो बड़ा हो, अगर गवाह जाकर कहेगा कि मुझे धमकाया गया है तो पुलिस तो केस दर्ज करेगी, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों समझा जाए? उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए समझा जाए कि जिस आदमी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, जब सरकार बनती है तो उसके ऊपर करीब 80-85 मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जैसे जैसे बेल मिलती है वैसे वैसे बीच में कोर्ट ने भी दखल दे के कहा कि हम एक मामले में बेल देते हैं, तो सरकार जो है वो एक नया मुकदमा कायम करती है और इस तरीके से कई साल जो है निकाल दिए जाते हैं। जो अगर कोई अपराध था जो किसी भी श्रेणी में आता हो, पहली बात तो यही है कि क्या एक इतनी बार का कैबिनेट मंत्री रहा विधायक, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, क्या कोई व्यक्ति गाय और भैंस चुराएगा? ये दिन आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अब ये दिन आ गया कि कैबिनेट मंत्री जो है नहीं, चतुर्वेदी साहब, ये तो फैसला कोर्ट को करना है, ये फैसला कोर्ट को करना है। अब तो ट्रायल शुरू हो चुका है। आप जो ये कहना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे मामलों में कोई इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा प्रतिष्ठित आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा, ये एक बात हो सकती है ना, ये एक बात हो सकती है सर, ये बात हो सकती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात सही हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट को करना है। दिक्कत क्या है, अगर एक गवाह पुलिस के पास जाए और पुलिस केस दर्ज न करे तो क्या वो सही होगा? तो पहले पुलिस को ये भी तो तफ्तीश भी तो करनी है कि कहाँ धमकी दी, किस फोन नंबर से धमकी दी। आजम खान जब मेदांता में लेटे हुए थे वहां से धमकी दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे, उसने कहा और आपने दर्ज कर लिया। और आपको बताऊं, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ 4 साल से यही भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक हैं, हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में 6 गेस्ट हाउस चला रहे हैं। 4 साल से तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पूरी सोसाइटी है यहीं पे, सबको बोल दिया, डीजीपी जितने थे सबको चिट्ठियां भेज दी, सारे रेजिडेंट से धरना भी दे दिया, अंचल ने भी चिट्ठी दे दी। हाईटेक सिटी है तो वहां तो दरअसल अभी तक 4 साल हो गए, गेस्ट हाउस चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, सरेआम चल रहे हैं, रुकी नहीं है कोई।
तो ऐसे दोहरे मापदंड वाली पुलिस और ऐसे दोहरे मापदंड वाली सरकार आप कैसे किस तरीके तो से आप क्या, बातें कर रहे हैं? अच्छा आप कह रहे हैं कि पुलिस का दोहरा मापदंड है, पुलिस कई गंभीर मामलों में जो है मामला ही दर्ज नहीं करती है और यहाँ पर बगैर किसी मशहूर या किसी मजबूत जो है। नहीं, मैं समझ गया चतुर्वेदी साहब, मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक भी आपका आर्गुमेंट समझ रहे हैं जो आप तर्क दे रहे हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इस मुलाकात का आप कोई फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं? तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। जो आज मुलाकात की है समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने डीआईजी रेंज से, मैं आशा करता हूं कि जो डीआईजी साहब हैं वो इस रैंक को होल्ड करते हैं और जिस वर्दी को पहनते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हेमंत तिवारी जी, आपने दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं की बात सुन ली और सारा प्रकरण भी आपके संज्ञान में है और आप तो बहुत कीनली निगाह रखते हैं जो घटनाक्रम होता है और खासकर अगर राजनीति से जुड़ा हुआ हो, हम सब जानते हैं इस बात को। ये क्या लग रहा है आपको, क्या वो सवाल मैंने शुरू में कहा था कि एक नया दौर होगा ये आजम खां के लिए मुश्किलों का, और उसकी शुरुआत इस मुकदमे से हो गई है? इसमें कुछ नया नहीं रहता राजीव। आजम खान के संदर्भ में जेल से बाहर और बाई इलेक्शन वगैरह हुए, सबने देखा। उनको खुद को जितनी बड़ी उम्मीद थी कि जिस बड़े फलक पर वो अवतरित होंगे, शायद वो संभव नहीं हो पाया। एक तो एक कारण यह है। दूसरी बात कि एफआईआर तो किसी की भी लिखी जा सकती है। हमने शिकायत की, एफआईआर लिखा जाना लाजमी है और उसकी जांच भी जरूरी है। अगर एफआईआर फर्जी है तो पहले दूसरे पर्चा कटने तक, यानी पहले दूसरी पूछताछ में वो फर्जी जाएगी। और पक्ष चोरी तो बड़ा विचित्र विषय है। इसकी एफआईआर तो बड़े बड़ों लिखी हुई, कोई नई बात नहीं है। साल 1977 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के मुख्यमंत्री सरकार बनी, जनता पार्टी की जी। वहाँ बिजली मंत्री होते थे, ऊर्जा मंत्री इसको कहते हैं, तब बिजली विभाग होता था, बिजली मंत्री होते थे रविंद्र किशोर शाही। अभी जो हमारे आदरणीय कृषि मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, इनके चाचा लगते थे। इनके खिलाफ पशु चोरी का मामला था। पशु चोरी में भी बकरी चोरी का, भैंस चोरी का नहीं। तो उसके बार बार पुलिस वाला जाता था, उनके घर लौट आता था और उसी दौरान वो मंत्री बन गए। तो उसने अपनी जो रिपोर्ट लिखी उसमें लिखा कि बदमुजन्ना बावजारत हाल फिलहाल लखनऊ में है, मौके पे आने पर उसको ये तामीला करा दिया जाएगा। मतलब ये जो इसके ऊपर इल्जाम है जी, ये वजारत करने यानी मंत्री गिरी का काम करने के लिए इस वक्त लखनऊ मशरूफ है। ये मौके पे जब आएगा ये जो वारंट है उसको तामील करा दिया जाएगा। तो मुकदमे लिखा जाना, पशु चोरी होना कोई नई बात नहीं। कोई चोरी कर भी सकता है, कोई चोरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर खाली यह लॉजिक लिया जाए कि कोई बड़ा आदमी पशु चोरी नहीं कर सकता, तो 1977 गुजरे राजेंद्र जी, कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए सर। ये पशु चोरी के बदमुजन्ना साहब से वो जो मंत्री जी थे रविंद्र किशोर भाई, आप जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कि 23 और ये 22 जी 45 साल पुरानी घटना पशु चोरी की है जी। और वो मुकदमा चलता रहा, उस मुकदमे में फैसला नहीं आया और रविंद्र किशोर शाही दिवंगत भी हो गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आजम खां के ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं, सामान्य तौर पर आदमी इसको हजम नहीं कर पाता, हजम नहीं कर सकता। और अब ये जमाना नहीं है भाई जो खाली एक इशारा कर दे और उसके लिए 25 दुम गजे खड़े हो जाएं, वो क्यों जाएगा बकरी चोरी करने? ये सामान्य तौर पर बात। जैसे कल को आज भाजपा की सरकार है, कल को सरकार न रहे, किसी सीएम या किसी डिप्टी सीएम पर आदमी लगा दे कोई इल्जाम, तो इल्जाम लगाना बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है कि हमको किसी बात पर दिक्कत है, शिकायत है, हमको लगता है हमारी हक तलफी हुई या हमारे साथ अपराध हुआ, हम उसकी एफआईआर कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं कोई आजम खान ने ही उसको जाकर धमकाया हो, पर अगर
अगर गवाह कहता है कि मुझे धमकाया गया है तो निश्चित रूप से इससे एक वाद बनता है। मुझे लगता है कि हीरो वाजपेयी जी ने वकालत की पढ़ाई की है। हाँ, मेजर साहब भी इतना कम से कम जानते होंगे। तो शिकायत पर शिकायत, जैसे मैं हूँ, मेरे खिलाफ एक साहब ने, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर शिकायत करेगा गवाह जाके के सर मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है जनाब। अच्छा ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। जी बात पूरी कर। साहब गए हजरतगंज थाने में हेमंत तिवारी के खिलाफ दलित उत्पीड़न मुकदमा दर्ज कराए। हमने कहा हो सकता है रहा हो। अब ये जांच चलेगी तब तो पता लगेगा कि हमने उनको कब गाली दी, कब पीटा, कब मारा, कहाँ। मैं उस वक्त कहीं था कि नहीं था। ये प्रोसेस है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ है अभी 15 दिन पहले। मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा भाई मैंने नहीं गाली दी। पर ये प्रोसेस है, एक हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, उसका हिस्सा है। तो उस हिस्से का यही एक उदाहरण इसको मैं मानता हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है सर। आपने लगभग सारी बात ही कह दी है। मुझे हीरो वाजपेयी साहब से कुछ सवाल पूछने हैं और वो आप ही की जो बातें हैं उन्हीं पर आधारित होंगी। सभी लोगों ने अपनी बात कही और विपक्ष के प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि बड़े बड़े मामलों में तो पुलिस मौन रहती है। उन्होंने उदाहरण दिया अपनी सोसाइटी का जहां पर वो रहते हैं और कहा कि इस मामले में पुलिस फौरन सक्रिय हो गई और एफआईआर दर्ज कर दी, तो यह दोहरा मापदंड क्यों? वाजपेयी साहब, ये सवाल सीधा आपसे था और मुझे लगता है कि इस सवाल का उत्तर आपको देना चाहिए। देखिए, कानून की निगाह में ये है कि कोई बेकसूर जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए और कोई मुजरिम बचने ना पाए, चाहे वो कितना बड़ा हो, किसी कद पर हो, किसी पद पर हो और कितना ही शोभायमान क्यों ना हो। यदि उसके खिलाफ कंप्लेनेंट है और कंप्लेनेंट जाकर अपनी बात कह रहा है, सशरीर उपस्थित है थाने में और अपनी बात कह रहा है, तो एफआईआर लिखी जाएगी, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एफआईआर ये सिर्फ आखिरी इलाज नहीं है, न्यायालय में जाएगा और न्यायालय निर्णय करेगा। और मुझे लगता है कि जो भी लोग इस चैनल पर बैठे सभी का भारत के न्यायालयों में विश्वास है और मुझे लगता है न्यायालय से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मुझे इससे अलग भी एक तस्वीर दिख रही है। जिस तरह से अब्दुल्ला आजम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह अखिलेश यादव आजम जी के पास नहीं जा रहे और रमाकांत यादव को देखने जा रहे, तो पार्टी एक दोहराए पर खड़ी है। और ये एफआईआर जो हुई है वो तो एक माध्यम है शक्ति प्रदर्शन करने का और मुझे लग रहा है ये शक्ति प्रदर्शन जो है ये पार्टी के अंदर है। आजम साहब आए, ये जो विषय आप उठा रहे हैं वाजपेयी साहब, इसके लिए तो एक अलग से विशेष चर्चा होनी चाहिए। माहौल बना है, हाँ, उसमें एक अलग माहौल बन रहा है। वाजपेयी साहब, ये जो विषय आप उठा रहे हैं दूसरी बार उठा दिया आपने इसी चर्चा में, अलग माहौल बन रहा है। ये इसके लिए एक अलग से टाइम चाहिए, मुझे लगता है अलग से चर्चा होनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर जो चर्चा चल रही है। मेरा मानना है कि एफआईआर पे अगर सवाल उठते हैं तो ये विषय ज्यादा गंभीर है। इसका मतलब है कि देश के कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संविधान पर सपा का विश्वास नहीं है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उन्हें ये बिल्कुल मानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध कर सकता है। परिस्थितियां क्या थी? बिल्कुल ठीक बात है, कोई व्यक्ति कोई भी अपराध कर सकता है। परिस्थितियां क्या थी? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध कर सकता है और कानून अपना काम करेगा और न्यायालयों पर हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतना ही समय था। वाजपेयी साहब, चतुर्वेदी जी और हेमंत तिवारी जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपने पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के तर्कों को देखा, समझा और मुझे पूरा यकीन है कि ये पर्याप्त रहा होगा इस विषय से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर मांगे प्रदेश देखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।